पत्नी की कॉल डिटेल्स ने खोला पति की हत्या का राज, सामने आया चौंकाने वाला सच। दोस्तों ये खबर मेरठ की है। मेरठ के फलवादा थाना क्षेत्र में 3 नवंबर को हुए कोचिंग संचालक हत्याकांड मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने जांच के बाद कोचिंग संचालक की पत्नी के साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने ही कोचिंग संचालक की हत्या करवाई थी। दरौला थाना क्षेत्र की सकौती की रहने वाली सोनू गुज्जर मावाना में कोचिंग सेंटर है। 3 नवंबर को सोनू अपनी बाइक से कोचिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में फलवादा थाना क्षेत्र के गांव पिलौना के करीब बाइक सवार 3 हमलावरों ने सोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की छानबीन में जुट गई। हत्या के कारण तलाशने के लिए पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की। कोचिंग संचालक सोनू गुज्जर के इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे कि आखिरकार उनकी हत्या कैसे हो गई और हत्या के पीछे का वजह क्या रहा होगा। परिजनों के अनुसार उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाश के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने सोनू गुज्जर की पत्नी नेहा से पूछताछ की। नेहा के द्वारा दिए गए बयानों में पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल्स खंगाली। कॉल डिटेल्स में पता चला कि नेहा की सबसे अधिक बात गांव धंजू के रहने वाले शुभम से होती है। इसके बाद परिजनों से शुभम के बारे में जानकारी की गई। शुभम का नाम आते ही मामले से पर्दा उठने लगा। पुलिस की माने तो नेहा के शुभम के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस के अनुसार शुभम ने अपने दोस्त रोहित एवं दलजीत के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर दी। सीओ मावाना उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नेहा के साथ उसके प्रेमी और दलजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी रोहित की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों ये दूसरी खबर नोएडा की है। कोठी कत्ल और करोड़ों की डील, महिला वकील के कत्ल दिलाया आरोसी हत्याकांड की ये वजह। आरोसी के फ्लैट में सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर 40। 15 साल बाद इस कोठी में बिल्कुल आरोसी जैसी कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरोसी का कातिल आज भी छलावा बना हुआ है, जबकि इस कोठी में हुए कत्ल का कातिल गिरफ्त में आ चुका है। नोएडा में 15 साल पहले आरोसी का कत्ल हुआ था। उसे उसके घर में बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था, लेकिन पुलिस मौके वारदात यानी घर की तलाशी किए बगैर ही मामले के संदिग्ध हेमराज को तलाश करने के लिए नेपाल निकल गई थी, जबकि हेमराज की लाश उसी छत पर पड़ी मिली थी। 15 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोसी मर्डर केस से कोई सबक नहीं लिया। इस बार नोएडा की एक कोठी में महिला वकील का कत्ल हुआ। पुलिस कातिल को बाहर तलाशती रही, जबकि कातिल उसी कोठी में मौजूद था। आरोसी मर्डर केस को शायद ही कभी देश भूल पाएगा। वो नोएडा में सेक्टर 25 के जलवायु बिहार के फ्लैट नंबर 32 का मंजर था। वह 16 मई की रात को आरोसी का कत्ल किया गया था। घर वालों ने कत्ल का शक घर के नौकर हेमराज पर जताया था। नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल रवाना हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि 2 दिनों तक नोएडा पुलिस की टीम आरोसी के घर में चहलकदमी करती रही, लेकिन इतना भी जहमत नहीं उठाई कि घर की छत को ही एक बार टटोल कर देख लेते हैं, क्योंकि जिस हेमराज को ढूंढने नोएडा पुलिस की टीम नेपाल गई थी, उस हेमराज की लाश आरोसी के उसी घर की छत पर पड़ी मिली थी।
आरओसी के फ्लैट में सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर 40। 15 साल बाद इस कोठी में बिल्कुल आरओसी जैसी कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरओसी का कातिल आज भी छलावा बना हुआ है, जबकि इस कोठी में हुए कत्ल का कातिल गिरफ्तार हो चुका है। मगर उसकी गिरफ्तारी से पहले नोएडा पुलिस ने जो हरकत की, उसने 15 साल पुराने आरओसी मर्डर केस में नोएडा पुलिस की बचकानी हरकतों को याद दिला दी। आरओसी केस में नोएडा पुलिस छत पर जाने के लिए 2 दिन तक इंतजार करती रही। इस केस में वहीं नोएडा पुलिस पहले तो एक कोठी का दरवाज़ा खोलने या तोड़ने में पूरा दिन निकाल देती है। फिर जब कोठी का दरवाज़ा खुल जाता है तो उसके बाद 3200 स्क्वायर फीट में बनी उस 2 मंजिला कोठी में छिपे कातिल को तलाशने में उससे 12 घंटे लग जाते हैं। कमाल की बात यह है कि आरओसी केस की तरह इस बार भी कोठी में छिपे कातिल को ढूंढने में नोएडा पुलिस की एक टीम भी नेपाल की यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगी थी। 15 साल पहले आरओसी और हेमराज का कत्ल हुआ था। अब 15 साल बाद कत्ल की ये कहानी एक महिला वकील रेणु सिन्हा की है। रेणु अपने पति नितिन नाथ सिन्हा के साथ कोठी नंबर 40 में रहा करती थी। नितिन नाथ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी आईपीएस के 1986 बैच के अफसर थे, लेकिन सिर्फ 12 साल की नौकरी के बाद ही 1998 में उसने बीआरएस ले लिया और एक अमेरिकी फर्म के साथ जुड़ गए। नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इन दोनों का एक बेटा है जो अमेरिका में नौकरी करता है। वो साल में एक आध बार ही घर आता था। यानी नोएडा की उस कोठी में दोनों पति पत्नी अकेले रहा करते थे। हालांकि पिछले काफ़ी वक्त से पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, लिहाजा एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहा करते थे। रेणु सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार की बहन है। अजय के मुताबिक हर रविवार को रेणु नोएडा में ही उनके घर लंच पर आया करती थी। आने से पहले वो फ़ोन किया करती थी, लेकिन बीते रविवार को न उन्होंने फ़ोन किया और न ही अजय के घर आई। अजय ने रेणु को कई बार फ़ोन किया, घंटी तो बजती रही पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तब अजय ने नितिन नाथ सिन्हा को फ़ोन किया। तब पहली बार नितिन ने बताया कि रेणु शनिवार सुबह से ही घर से बाहर निकली हुई है। कहाँ गई है उन्हें नहीं पता है। नितिन ने बताया कि वो खुद इस वक्त घर से बाहर एयरपोर्ट की तरफ है और 1-2 घंटे में लौटेगा। मगर कई घंटे बाद भी जब वो नहीं लौटे तो अजय को शक हुआ। उन्होंने दिल्ली में अपने जानकार पुलिस वालों रेणु के मोबाइल का लास्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। तब पता चला कि रेणु का लोकेशन उसी 40 कोठी के पास दिखा रहा है। परेशान उदय ने इसके बाद नोएडा सेक्टर 20 में थाने में शिकायत दर्ज कराई, मगर पूरा दिन बीत गया, नोएडा पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में ऊपर से फ़ोन जाने पर शाम को नोएडा पुलिस हरकत में आई। इसके बाद सेक्टर 20 में थाने के एसएचओ, एसीपी, डीएसपी सभी कोठी नंबर 40 पर पहुंचे। कोठी पर ताला लगा हुआ था, मगर कोठी का एसी ऑन था। अजय कहते रहे कि कुछ गड़बड़ है, मगर पुलिस ताला तोड़कर अंदर जाने को तैयार नहीं थी। आखिर में बड़ी मुश्किल से पुलिस तैयार हुई, लेकिन फिर बहाना बनाने लगी कि उनके पास ताला तोड़ने का कोई औजार नहीं है। औजार भी उन्होंने रेणु के घर वालों से लाने को कहा। खैर किसी तरह घर वालों ने औजार लाए, तब दरवाजे को ताला तोड़ा गया। 15 मिनट में काम निपटाकर निकल आई थी पुलिस। कोठी के अंदर सब कुछ अपनी जगह करीने पर था, मगर जब पुलिस की टीम बाथरूम पहुंची तो पाया कि अंदर रेणु की खून से लथपथ लाश पड़ी है। अब फौरन पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया, मगर कमाल देखिए कि दोनों ही सिर्फ 15 मिनट में अपना काम समेटकर वहां से निकल जाते हैं। आरओसी
की तरह ही रेनू की लाश कब्जे में लेकर पुलिस उसे अस्पताल भेजती है और पूरी टीम कोठी से निकल जाती है। कोठी का दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो जाता है। तब शाम के करीब 7 बजे थे। लाश मिलते ही अजय और बाकी घर वालों ने इस कत्ल के लिए सीधे रेनू के पति नितिन नाथ सिन्हा को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब पुलिस नितिन की तलाश शुरू करती है। जब पता चलता है कि नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो पुलिस को शक होता है कि वो नेपाल के रास्ते विदेश भाग सकता है। लिहाजा नोएडा पुलिस की एक टीम को नेपाल भेजने की फैसला लिया जाता है। अगले दिन देर शाम पहली बार पुलिस हरकत में आती है। नितिन के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने के साथ कोठी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है। तब तक एक अजीब बात पता चलती है। कैमरा बता रहा था कि नितिन शनिवार को कोठी में दाखिल तो हुआ है, लेकिन इसके बाद से वो कोठी से बाहर नहीं निकला। नितिन के फ़ोन का लोकेशन भी यही बता रहा था कि वो कोठी के आसपास ही हैं। इसी के बाद रात 12 बजे नोएडा पुलिस रेनू के परिवार के साथ एक बार फिर उसी कोठी में पहुंचती है। 3 घंटे की तलाशी के बाद मिला आरोपी नितिन। 2 मंजिला कोठी में अब फिर से तलाशी शुरू होती है। करीब 3 घंटे तक पुलिस कोठी को छानती है। इसी दौरान कोठी के अंदर एक स्टोर का पता चलता है। स्टोर अंदर से लॉक था। पुलिस की टीम जब स्टोर के दरवाजे के लात मारकर तोड़ती है तो छोटे से उस स्टोर के अंदर एक शख्स दुबका हुआ बैठा हुआ नजर आता है। उसके पास फ़ोन, चार्जर और कॉफ़ी का एक मग था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नितिन नाथ ही था, यानी रेनू का पति। जब नितिन पुलिस के शिकंजे में आया तो देर रात करीब 3 बजे थे, यानी रेनू का कातिल लगातार कोठी के अंदर ही था, कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी। मगर नोएडा पुलिस उसे बाहर ढूंढती रहती थी। अगर नोएडा पुलिस ने आरोसी केस की तरह गलती न की होती तो शाम को ही रेनू की लाश के साथ ही कातिल भी हाथ में आ जाता। लेकिन क्या मजाल जो नोएडा पुलिस अपनी गलती मान ले। अबलता पूछताछ में नितिन ने ये जरूर कबूल किया कि अपनी पत्नी रेनू का उसी ने कत्ल किया है। बकौल पुलिस कत्ल की वजह यही कोठी बनी। नितिन कोठी बेचना चाहता था, जबकि रेनू ऐसा नहीं करना चाहती थी। नितिन ने बिना रेनू को बताए इस कोठी का सौदा भी कर दिया था। सौदा करीब 3 करोड़ रुपए में हुआ था। पैसे अलग 10 दिनों में मिलने थे। इसी सौदे की भनक रेनू को लग गई थी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और नितिन ने रेनू का कत्ल कर दिया। पैसा मिलते ही विदेश भाग जाना चाहता था नितिन। कत्ल के बाद नितिन ने धीरे धीरे सबूत मिटाने का काम भी शुरू कर दिया था। उसने खून के छींटों को भी साफ कर दिया था। दरअसल नितिन का इरादा रविवार की रात को ही रेनू की लाश को ठिकाने लगाने का था। एक बार लाश गायब कर देने के बाद वो रेनू की गुमशुदगी का नाटक कर किसी तरह 10 दिन निकलना चाहता था। 10 दिन बाद जैसे ही कोठी के पैसे उसके पास आ जाते, वो ब्रिटेन पासपोर्ट के साथ ब्रिटेन भाग जाता। अब पुलिस फिलहाल ये पता लगा रही है कि नितिन ने रेनू की लाश को ठिकाने लगाने का कौन सा रास्ता चुना था। दोस्तों, ये जो तीसरा खबर है ये भी नोएडा की है। पिटाई और बेवफाई का बदला लेने के लिए पूर्व प्रेमी ने की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले आलोक सिंह की हत्या में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आलोक की हत्या में पत्नी ने पूर्व प्रेमी फुफेरे भाई के साथ मिलकर की थी। करवा चौथ के दिन देवला गांव में आलोक सिंह की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। केस में आलोक की दोस्त और पत्नी के पूर्व प्रेमी सर्वेश यादव और उसके फुफेरे भाई रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया है।
सर्वेश के 3 माह पहले अपनी पिटाई और आलोक की पत्नी के दूसरे प्रेमी रवि से संबंध रखने का बदला लेने के लिए आलोक की हत्या की। आरोपी की योजना थी कि आलोक की हत्या में रवि फंस जाएगा और फिर उसके रास्ता साफ हो जाएगा। शुरुआत में परिजन ने रवि पर ही केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदय कटारिया ने बताया कि मूल रूप से हरदोई निवासी 40 वर्षीय आलोक सिंह और सर्वेश एक ही जिले के रहने वाले थे। आलोक कंपनी में नौकरी करता था और सर्वेश कंटेनर चलाता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर पर आना जाना था। इसी दौरान सर्वेश की आलोक की पत्नी से निकटता बढ़ती गई, लेकिन कुछ महीने से आलोक की पत्नी ने दूरी बना ली। इसी बीच सर्वेश को भनक लग गई कि आलोक की पत्नी रवि नाम के युवक से संबंध रखने लगी है। इससे सर्वेश बहुत गुस्से में होने लगा। 3 महीने पहले सर्वेश ने आलोक के घर इस बात को लेकर विवाद किया तो आलोक और उसकी पत्नी और रवि ने सर्वेश को पीटा था। इसके बाद से सर्वेश ने बदला लेने की ठान ली थी। 29 अक्टूबर को आलोक सिंह के घर नहीं लौटने पर उसके भाई ने अगले दिन थाने में सूचना दी। भाई की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में आलोक की पत्नी और उसके वर्तमान प्रेमी रवि एवं उसके एक दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने आरोपियों को हिरासत में लेकर गहनता से पड़ताल की गई तो रवि ने आलोक की पत्नी से संबंध की बात तो कबूल कर ली, लेकिन हत्या से इनकार किया। इसके चलते नए सिरे से जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि योजना के तहत आरोपी सर्वेश यादव ने आलोक एवं उसकी पत्नी को मोबाइल पर कोई कॉल नहीं की थी। जांच में रवि की अंतिम कॉल एवं लंबी बातचीत की जानकारी सामने आई। इससे रवि पर शक बढ़ गया, लेकिन गहनता से जांच एवं सर्वेश का नाम सामने आया। शुरुआत में आरोपी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में अपराध कबूल कर पुलिस को बताया कि उसने पहले सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में आलोक को कंटेनर में बैठाकर शराब पिलाई, फिर उससे पत्नी के रवि के संबंध को लेकर मारपीट की। तभी आरोपी ने रिंकू के साथ मिलकर उसके सिर पर लोहे के औजार से हमला किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस में नामजद किए गए रवि और आलोक की पत्नी को क्लीन चिट दी गई। दोस्तों, ये जो चौथा खबर है ये यूपी की गाजियाबाद की है। 12 साल का बच्चा निकला दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, पैसों के लिए की थी दंपत्ति की हत्या। दोस्तों, ये खबर यूपी की गाजियाबाद की है। यूपी की गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 12 साल के बच्चे ने पैसों के लालच में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की साजिश रची। इसके बाद नाबालिग ने बेखौफ होकर अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस नाबालिग के साथ ही उसके साथियों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी ट्रनिका सिटी थाना क्षेत्र में बीती 21 दिसंबर की रात को एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की प्लानिंग एक 12 वर्षीय बच्चे ने रची थी। नाबालिग ने पैसों के लालच में डबल मर्डर की इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक बाल अभियुक्त सहित उसके 2 अन्य साथियों को हिरासत में लिया है। इनका एक साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बीती 21 दिसंबर की देर रात थाना ट्रनिका सिटी इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति इब्राहिम और उनकी पत्नी हजारा की हत्या हो गई थी। दोनों के शव उनके ही घर में मिले थे। दोनों की हत्या गला दबाकर की गई थी। साथ ही घर में लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था।
इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस बीच सुराग लगने पर पुलिस ने वारदात से जुड़े 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें एक 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग ने दंपत्ति की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल मृतक दंपत्ति इब्राहिम और उनकी पत्नी हजारा कबाड़ी का काम करते थे। उनकी हत्या की साजिश रचने वाला 12 वर्षीय लड़का भी उसके पास कबाड़ बेचने के लिए आता था। घटना से एक दिन पहले नाबालिग ने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति ने काफ़ी मात्रा में कबाड़ को बेचा है। उसे लगा कि बुजुर्ग दंपत्ति के पास मोटी रकम हो सकती है। इसके बाद उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ हत्या की प्लानिंग की। डीसीपी रूरल इराज राजा ने कहा कि घटना के दिन 12 वर्षीय लड़का और उसके 3 अन्य साथी बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंचे थे। नाबालिग आरोपी ने कबाड़ बेचने की बात कहकर गेट खुलवाया। बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। इसके बाद चारों ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर बुजुर्ग को भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या के बाद आरोपियों ने घर से करीब 50,000 रुपये और मृतक दंपत्ति का मोबाइल और एक चांदी की चैन लूट ले गए। बुजुर्ग दंपत्ति के परिजनों ने सुबह जाकर देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तभी से हत्यारों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 12 वर्षीय आरोपी बच्चे के साथ उनके 2 अन्य साथियों को पकड़ा है। एक अन्य अभियुक्त फरार है। गिरफ्तार आरोपी के पास से दंपत्ति की हत्या में लूटा गया मोबाइल और चांदी की चैन बरामद कर ली गई है। बीमार पति 20 लाख का बीमा, प्रेमी से संबंध में पत्नी ने लिखी थी इस खौफनाक हत्याकांड की स्क्रिप्ट का सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों, यह खबर यूपी की संभल की है। महिला के गांव के एक शख्स से अवैध संबंध बन गए थे। ऐसे में उसने बीमार पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन हत्या से पहले उसका बीमा करवाया गया। फिर 3 माह पहले पति को नशे में शराब पिलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। यूपी की संभल पुलिस ने सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में मृतक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी शामिल हैं। उनके साथ 2 और शख्स इस पूरी वारदात में शामिल थे। प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारने और 20 लाख की बीमा राशि हड़पने के लिए पत्नी ने ही अपने पति के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी थी। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। दरअसल कैला देवी थाना इलाके के मुबारकपुर गांव निवासी राम निवास का शव खून से लथपथ हालत में 12 मार्च को संभल गनवा मार्ग पर पड़ा हुआ मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। राम निवास के शव की हालत को देखकर उसकी हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही थी। सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में कैला देवी थाना पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो हत्या करके फेंके जाने का शक हकीकत में बदल गया और परत दर परत घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों से लेकर हत्या की साजिश रचने वाली मृतक की पत्नी का नाम पुलिस के सामने आ गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी राजवंती के प्रेमी विजय सिंह और एक जन सेवा केंद्र संचालक रामकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो तीनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ और सबूत दिखाने पर वो टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को हत्यारोपियों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक राम निवास के पिछले काफ़ी समय से बीमार पीड़ित होने के कारण उसकी पत्नी राजवंती से प्रेम संबंध गांव के ही एक राशन डीलर के भाई विजय सिंह के साथ हो गए थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते ही
विजय सिंह अक्सर राजवंती को फ्री राशन भी दे दिया करता था। विजय से प्रेम प्रसंग के चलते राजवंती ने अपने पति रामनिवास के साथ नहीं रहना चाहती थी। ऐसे में राजवती ने विजय से अपने पति रामनिवास को रास्ते से हटाने का बात की, जिस पर प्रेमी विजय ने राजवती को अपने पति को बीमा कराकर बीमा राशि हड़पने के बाद रास्ते से हटाने की सलाह दी। राजवती ने प्रेमी विजय सिंह की सलाह मानते हुए कस्बे में स्थित जन सेवा केंद्र संचालक रामकिशन से सेटिंग करके बीमार पति रामनिवास का 20 लाख रुपए का बीमा करवाया। ये बीमा 3 महीने पहले कराया गया था। बीमा राशि हड़पने की पूरी प्लानिंग करने के बाद रामनिवास की पत्नी राजवती और उसके प्रेमी विजय सिंह ने मिलकर हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। इसके बाद 12 मार्च को जन सेवा केंद्र संचालक रामकिशन मुबारकपुर गांव में रामनिवास को अपनी बाइक पर बैठाकर गनवा ले गया था। लेकिन जब रामकिशन रामनिवास को लेकर वापस लौट रहा था तो वह प्लानिंग के तहत रामनिवास को उसके घर न ले जाकर जंगल ले गया और फिर रामनिवास को शराब पिलाकर नशे में धुर्त कर दिया। इसी दौरान विजय सिंह और उसका एक साथी धर्मेंद्र भी मौके पर पहुंच गए और रामनिवास के सिर पर सरियों से हमला कर दिया। हत्या करने के बाद खून से लथपथ शव को सड़क दुर्घटना का रंग देने के लिए कमालपुर गांव के पास रोड किनारे फेंक दिया था। लेकिन हत्या के 5 दिन बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस मामले में एसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि 12 मार्च को कैला देवी थाना इलाके में एक शख्स का शव पड़ा हुआ मिला था और उसको सड़क दुर्घटना का रूप दिया गया था। मृतक का शव पोस्टमार्टम कराए जाने पर हत्या की पुष्टि हुई तो मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की जांच पड़ताल के बाद मृतक की पत्नी राजवंती, उसके प्रेमी विजय सिंह और जन सेवा केंद्र संचालक रामकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी राजवती के पति रामनिवास की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण विजय सिंह के साथ अवैध संबंध बन गए थे। इसी के साथ तीसरे हत्यारोपी जन सेवा केंद्र संचालक रामकिशन के द्वारा मृतक रामनिवास का कुछ समय पहले ही 20 लाख रुपए का बीमा किया गया था और उसमें नामनी राजवती ही थी। इस तरह से पूरी घटना में यह बात सामने आई कि मृतक की पत्नी राजवंती ने 20 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने और अपने प्रेमी विजय सिंह के साथ रहने के लिए ही पति की हत्या को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया। इस घटना में शामिल 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी धर्मेंद्र फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।